नमस्कार। आज हम भारत के एक काफ़ी चर्चित और महत्वपूर्ण कानून पर बात करने वाले हैं। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, मतलब एनडीपीएस एक्ट। हमारे पास इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के कुछ हिस्से हैं और हम कोशिश करेंगे इसके जो मुख्य प्रावधान हैं, पाबंदियां, सजाएं, प्रक्रियाएं, उनको समझने की। तो चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। हाँ बिल्कुल। ये कानून दरअसल जो नशीली दवाओं और साइकोट्रॉपिक पदार्थों से जुड़े पहले के कानून थे ना, उनको एक साथ लाने और कह सकते हैं उनमें सुधार करने के लिए बनाया गया था। मकसद तो साफ था, इनका जो गैर कानूनी कारोबार है उसको रोकना, उसके लिए कड़े नियम बनाना और इस धंधे से जो संपत्ति कमाई जाती है उसे जब्त करना, और जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं उनको भी लागू करना। अच्छा, तो सबसे पहले ये बात कि ये कानून लागू कहाँ होता है, इसका दायरा क्या है? ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है ना? मैंने पढ़ा कि ये पूरे भारत में और भारत के बाहर भी। हाँ बिल्कुल, पूरे भारत में तो है ही, लेकिन भारत के बाहर जो भारतीय नागरिक हैं उन पर भी, और जो जहाज या विमान भारत में रजिस्टर्ड है, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो, उन पर भी ये लागू होता है। ओके। और फिर आता है सेक्शन 8, जो कई चीजों पर मतलब सीधी रोक लगाता है, जैसे कोका की खेती या अफीम पोस्त या कैनबिस मतलब भांग का पौधा उगाना, और किसी भी नारकोटिक ड्रग या साइकोट्रोपिक पदार्थ को बनाना, रखना, बेचना, खरीदना। हाँ, ट्रांसपोर्ट करना, स्टोर करना, इस्तेमाल करना, एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाना या देश के अंदर बाहर ले जाना, ये सब मतलब सीधे तौर पर मना है। हाँ, अगर कानून या नियमों में कोई छूट हो तो वो अलग बात है। राइट। और इसमें एक और चीज जोड़नी चाहिए, सेक्शन 8A, वो भी बहुत जरूरी है। हाँ बताइए। ये सीधे सीधे उस संपत्ति पर निशाना साधता है जो ड्रग्स के धंधे से कमाई गई हों। मतलब उस पैसे को छुपाना या उसका असली सोर्स, मतलब कहाँ से आया है, ये छिपाने की कोशिश करना भी एक अपराध है। अच्छा, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग जैसा कुछ। इंस्टेंस नारकोटिक ड्रग में तो जैसे कोका की पत्ती, कैनबिस यानी भांग, अफीम, पोस्त का भूसा और इनसे बनी जो दवाएं होती हैं वो सब आती हैं। और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस वो हैं जो कानून के शेड्यूल में लिस्ट किए गए हैं। ओके। यहाँ एक बहुत बहुत अहम बात है, क्वांटिटी की, मतलब कितनी मात्रा पकड़ी गई है। हाँ, वो स्मॉल और कमर्शियल क्वांटिटी वाली बात। बिल्कुल, कानून कमर्शियल क्वांटिटी और स्मॉल क्वांटिटी को परिभाषित करता है, जिसे सरकार टाइम टू टाइम नोटिफाई करती है। और सजा कितनी गंभीर होगी, ये काफी हद तक इसी पर निर्भर करता है। ये क्लासिफिकेशन मतलब बहुत जरूरी है समझना। हाँ, ये तो है। अच्छा, अब आते हैं सजाओं पर, और यहाँ ये कानून मतलब काफ़ी सख्त नज़र आता है। जैसे सेक्शन 20, वो कैनबिस यानी भांग से जुड़े अपराधों के लिए है। अगर स्मॉल क्वांटिटी से ज़्यादा है लेकिन कमर्शियल क्वांटिटी से कम, तो भी सख्त सज़ा और जुर्माना है। हाँ, कठोर कारावास है उसमें। और अगर मात्रा कमर्शियल क्वांटिटी या उससे ज़्यादा है, तब तो सज़ा एकदम बढ़ जाती है। कम से कम 10 साल की सख्त कैद और कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना। ये 20 साल और 2 लाख तक भी जा सकता है। बिल्कुल, काफी गंभीर है। और सिर्फ रखने या बेचने पर ही नहीं, सेक्शन 27 तो सेवन मतलब कंजम्पशन पर भी सजा देता है। हाँ, ये भी एक पहलू है। कुछ खास ड्रग्स जैसे कोकीन, मॉर्फिन वगैरह के सेवन पर ज्यादा सजाएं, 1 साल तक की सख्त कैद या 20,000 तक जुर्माना, या दोनों भी। और दूसरी ड्रग्स के लिए थोड़ी कम। 31 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति पहले भी इसी कानून के तहत सजा पा चुका है और फिर से वही या वैसा ही अपराध करता है, तो उसे और भी भारी सजा मिलेगी। मतलब रिपीट ऑफेंडर्स के लिए और कड़ाई। हाँ, पिछली सजा से 1.5 गुना तक ज्यादा हो सकती है। और सेक्शन 31A तो कुछ बहुत ही गंभीर मामलों में, जैसे कोई बार बार बड़े पैमाने पर तस्करी करता है, तो उसमें मौत की सजा तक का भी प्रावधान रखता था। हालांकि इसमें बाद में कुछ बदलाव हुए हैं, लेकिन मूल कानून में ये था। ओह बाप रे, मौत की सजा भी। हाँ, और कानून लागू करने वाली जो एजेंसीज हैं उनको भी काफ़ी शक्तियां दी गई हैं। जैसे सेक्शन 41, 42, 43, इनके तहत तलाशी लेने, सामान जब्त करने और गिरफ्तार करने के काफ़ी व्यापक अधिकार हैं। और मामलों की सुनवाई तेजी से हो, इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाने का भी प्रावधान है सेक्शन 36A के तहत। ओके। एक और चीज जो ध्यान देने वाली है वो है सेक्शन 35। ये थोड़ा टेक्निकल है पर जरूरी है। बताइए। ये कहता है कि अदालत ये मानकर चल सकती है कि आरोपी की दोषपूर्ण मानसिक स्थिति थी,
मतलब उसका इरादा था या उसे जानकारी थी। अब ये साबित करना आरोपी की जिम्मेदारी है कि ऐसा नहीं था। अच्छा, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ आरोपी पर। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। ये बचाव पक्ष के लिए काफी बड़ी चुनौती बन जाता है। समझ गया। और वो संपत्ति जब्त करने वाला क्या था, आपने शुरू में जिक्र किया था? हाँ, वो चैप्टर VA है। उसमें पूरी प्रक्रिया बताई गई है कि कैसे गैर कानूनी तरीके से कमाई गई संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। ऐसी संपत्ति रखना भी अपने आप में गैर कानूनी है। ठीक है, तो कानून काफी सख्त है, प्रक्रियाएं भी हैं, लेकिन क्या इसमें कुछ नरमी या कह सकते हैं रिहैबिलिटेशन का भी एंगल है? हाँ है। सेक्शन 64A है। वो उन नशे के आदी लोगों को थोड़ी राहत देता है जो खुद अपनी मर्जी से इलाज के लिए किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त सेंटर में जाते हैं। अच्छा, तो उन्हें छूट मिल सकती है। हाँ, अगर वो इलाज पूरा करते हैं तो कुछ शर्तों के साथ उन्हें मुकदमे से छूट मिल सकती है, खासकर अगर मामला सिर्फ कम मात्रा में ड्रग्स रखने या सेवन करने का हो। ये तो अच्छी बात है। बिल्कुल। और सेक्शन 71 भी है, जो सरकार को अधिकार देता है कि वो नशेड़ियों की पहचान, उनके इलाज, उनकी शिक्षा, पुनर्वास और उन्हें समाज से दोबारा जोड़ने के लिए सेंटर्स बनाए या मान्यता दे। तो ये दिखाता है कि कानून नशे की लत को सिर्फ एक अपराध ही नहीं, बल्कि एक हेल्थ प्रॉब्लम के तौर पर भी देख रहा है। तो अगर हम सम अप करें तो एनडीपीएस एक्ट एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और सख्त कानून है। ये नशीली दवाओं की खेती से लेकर उनके सेवन, तस्करी, फाइनेंसिंग और उनसे कमाई गई संपत्ति तक लगभग हर पहलू को कवर करता है। सही कहा। और ये कानून एक तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। एक तरफ नशीली दवाओं पे कंट्रोल रखना है, दूसरी तरफ उनके जो जरूरी मेडिकल और साइंटिफिक इस्तेमाल है उनको भी संभव बनाना है, और साथ ही नशे की लत का इलाज करना और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन करना भी। हाँ, ये एक मुश्किल बैलेंस है। और यहीं पर शायद एक सवाल सोचने के लिए रह जाता सबके लिए कि ये जो सख्त कानून हैं, सजाएं हैं, इनका एनफोर्समेंट ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ नशे की लत को एक हेल्थ इशू के तौर पर देखना, इलाज और पुनर्वास पर ध्यान देना, इन दोनों के बीच सही संतुलन कैसे बने? बिल्कुल, ये वाकई एक जटिल चुनौती है जिस पर लगातार सोचने और काम करने की जरूरत है। नमस्कार, आज हम भारत के एनडीपीएस एक्ट यानी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, इस पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। खास तौर पर सजा कैसे तय होती है और ये जो जमानत का मुद्दा है कि क्यों इतनी मुश्किल होती है इसमें। हाँ बिल्कुल, हमारे पास जो जानकारी है वो एक दस्तावेज से है, एनडीपीएस अधिनियम, दंड और जमानत प्रावधान। तो कोशिश यही रहेगी कि इसकी जो बातें हैं जो थोड़ी पेचीदा लगती हैं, हाँ, उन्हें आसान भाषा में समझें। जैसे ये कि ड्रग्स की क्वांटिटी मतलब मात्रा कैसे सजा पर असर डालती है और जमानत में क्या दिक्कतें आती हैं। सही। तो फिर शुरू करते हैं। हाँ सबसे पहले ये देखते हैं कि सजा का बेसिस क्या है। आपने कहा मात्रा, तो ये मात्रा वाला सिस्टम क्या है? हाँ, देखिए कानून ने नशीले पदार्थों की मात्रा को आप कह सकते हैं 3 हिस्सों में बांटा है। एक होती है छोटी मात्रा या स्मॉल क्वांटिटी, अच्छा, फिर एक होती है वाणिज्यिक मात्रा मतलब कमर्शियल क्वांटिटी, और एक तीसरी कैटेगरी भी है। बीच के। हाँ, जो छोटी से तो ज्यादा हो लेकिन कमर्शियल से कम। तो सजा जो है वो इन 3 लेवल्स पर ही तय होती है। अच्छा, कोई उदाहरण दे सकती हैं? जैसे मान लीजिए पोस्ता भूसी या कैनेबिस मतलब भांग अगर पकड़ी जाए। हाँ, अच्छा सवाल है। अगर पोस्ता भूसी या कैनेबिस छोटी मात्रा में मिलती है तो सजा 1 साल तक की कैद हो सकती है और साथ में 10,000 रुपए तक का जुर्माना। सिर्फ 1 साल छोटी मात्रा के लिए? हाँ, अधिकतम 1 साल। और अगर वही चीज कमर्शियल क्वांटिटी में हो तब? हाँ, यहीं पर कानून का सख्त चेहरा सामने आता है। अगर कमर्शियल क्वांटिटी पकड़ी गई तो सजा सीधा 10 साल से शुरू होती है। वाह। 10 से 20 साल तक की कठोर सजा। 10 से 20 साल, काफी ज्यादा अंतर है। जी, और जुर्माना भी 1 लाख से 2 लाख रुपए तक। और देखिए, कोर्ट चाहे तो इससे ज्यादा जुर्माना भी लगा सकती है। ये बात ध्यान रखने वाली है कि ये छोटी और कमर्शियल मात्रा की लिमिट्स क्या होंगी, ये केंद्र सरकार नोटिफाई करती है। तो मतलब ये फिक्स नहीं है, सरकार बदल सकती है। हाँ, समय समय पर बदल सकती है। यानी थोड़ी सी मात्रा ज्यादा हो जाए तो सजा एकदम से कई गुना बढ़ सकती है। राइट। अच्छा, ये तो हुई रखने या बेचने की बात। हाँ। अगर कोई सेवन करता है, कंज्यूम करता है, उस पर भी सजा है। हाँ बिल्कुल, उसके लिए सेक्शन 27 है। अगर कोई कोकीन, मॉर्फिन जैसे जो ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं, हाँ, उनका सेवन करता है
तो 1 साल तक की सजा और 20,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और अगर कोई दूसरे मतलब कम खतरनाक ड्रग्स का सेवन करता है तो 6 महीने तक की सजा और 10,000 रुपए तक का जुर्माना। और अगर कोई बार बार पकड़ा जाए, मतलब रिपीट ऑफेंडर? हाँ, उसके लिए भी प्रावधान है, सेक्शन 31। अगर कोई दोबारा वही अपराध करता है तो उसकी सजा और बढ़ जाती है। मतलब जो पहली बार की मैक्सिमम सजा थी उसका 1.5 गुना तक हो सकती है। वाकई सजा तो बहुत सख्त है। अच्छा, अब आते हैं उस पहलू पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है, जमानत, बेल। सुना है कि एनडीपीएस केस में बेल मिलना वो आम क्रिमिनल केस जैसा नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। जो हमारे सामान्य आपराधिक कानून है सीआरपीसी, उसमें जमानत मिलना एक तरह से नियम जैसा है, जेल भेजना अपवाद। हाँ। लेकिन एनडीपीएस एक्ट का सेक्शन 37 वो इस पूरी सोच को पलट देता है। यहाँ जमानत मिलना अपवाद है, नियम नहीं। सेक्शन 37, इसमें ऐसा क्या खास है? क्यों इतनी मुश्किल हो जाती है बेल? देखिए, सेक्शन 37 दो बहुत बहुत कड़ी शर्तें लगाता है, खासकर उन मामलों में जो सीरियस हों, जैसे सेक्शन 19, 24, 27A वाले अपराध, या फिर जिनमें कमर्शियल क्वांटिटी पकड़ी गई हो। क्या शर्तें हैं वो? पहली शर्त तो यह है कि जो सरकारी वकील है उन्हें जमानत अर्जी का विरोध करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। ये तो ठीक है। हाँ, ये तो सामान्य प्रक्रिया है। हाँ, लेकिन दूसरी शर्त वो है असली मुश्किल। कोर्ट को खुद को संतुष्ट करना होगा। मतलब कोर्ट को लगना चाहिए कि ये मानने के वाजिब कारण है कि आरोपी दोषी नहीं है। क्या दोषी नहीं है? ये तो ट्रायल के बाद पता चलता है ना? हाँ, यही तो मुश्किल है। और इतना ही नहीं, कोर्ट को ये भी लगना चाहिए कि अगर इसे जमानत दे दी तो ये बाहर जाकर फिर से कोई अपराध नहीं करेगा। अच्छा, मतलब डबल गारंटी चाहिए कि वो बेगुनाह है और आगे भी शरीफ रहेगा। ये तो लगभग नामुमकिन शर्त लगती है। हाँ, व्यवहारिक तौर पर ये बहुत ऊंची दीवार है, इसीलिए जमानत मिलना बहुत कठिन होता है। पर ऐसा भी नहीं कि जमानत मिलती ही नहीं है। अच्छा, तो फिर किन बेसिस पर मिल सकती है? कुछ आधार हैं जिन पर कोर्ट विचार कर सकती है, जैसे अगर पकड़ी गई मात्रा बहुत ही कम हो, खासकर इतनी कम के लगे कि ये सिर्फ पर्सनल यूज के लिए थी, या फिर मामले में जो आरोपी है उसकी भूमिका बहुत लिमिटेड दिखे, मतलब वो सीधे तस्करी या बनाने वगैरह में शामिल ना हो। और क्या हो सकता है? अगर आरोपी का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, या इस बात का खतरा न लगे कि वो बाहर जाकर सबूतों से छेड़छाड़ करेगा या गवाहों को धमकाएगा। अच्छा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि ये जमानत का एक आधार बन सकता है। एक केस था स्टेट ऑफ केरला वर्सेस राजेश 2020, उसमें इस पर बात हुई है। और वो जो पुलिस के सामने बयान देने वाली बात है, उसका कुछ असर होता है? हाँ, वो तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु वाला केस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस ऑफिसर के सामने दिया गया कन्फेशन, मतलब इकबालिया बयान, वो सजा का आधार नहीं बन सकता। तो हाँ, ये बात भी जमानत की सुनवाई में एक पॉइंट बन सकती है। और एंटिसिपेटरी बेल, मतलब गिरफ्तारी से पहले जमानत? अरे वो तो एनडीपीएस मामलों में मिलना बहुत ही मुश्किल है, लगभग नामुमकिन समझिए। बहुत ही रेयर केस में शायद मिले। एक और टेक्निकल बात है कि अगर कभी एनडीपीएस एक्ट और सीआरपीसी के नियमों में टकराव हो तो एनडीपीएस एक्ट ही माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वर्सेस किशन लाल केस में साफ किया था। ठीक है, तो अगर हम सार निकालें तो एनडीपीएस कानून में सजा का सीधा ताल्लुक पकड़ी गई मात्रा से है। हाँ, बिल्कुल। कमर्शियल क्वांटिटी मतलब बहुत सख्त सजा, और जमानत वो सेक्शन 37 की वजह से बहुत मुश्किल है, क्योंकि आरोपी को ही साबित करना पड़ता है कि वो बेगुनाह है और आगे अपराध नहीं करेगा। सही, यही इसका निचोड़ है। हालांकि कुछ खास परिस्थितियों में, जैसा हमने डिस्कस किया, कोर्ट जमानत दे सकती है। तो ये अपराध नॉन बेलेबल माने जाते हैं और सजा में भी नरमी की गुंजाइश कम है। हाँ, ये कानून का एक तरह से डराने वाला, मतलब डेटरेंट अप्रोच दिखाता है। मकसद यही है कि लोग ऐसे अपराधों से दूर रहें। ये सब समझने के बाद एक सवाल तो मन में आता है,